सभी को नमस्कार। दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा में आज हमारा तीसरा वीडियो है और टू दी पॉइंट हम सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं और आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं हमेशा अच्छे लेसन लाता रहूँगा और हम पूरा सिलेबस ऐसे ही कर लेंगे। विशेषकर जो छोटे-छोटे टॉपिक है हमारे, इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, गवर्नेंस, ये टॉपिक मैं आपको पूरे करवा दूँगा। और जो बड़े टॉपिक है, जैसे आपको आधुनिक भारत पढ़ना है, विशेषकर जैसे ज्योग्राफी हो गया, लक्ष्मीकांत पढ़ना, जो सेल्फ स्टडी वाला मामला है वो आप करते रहना, लेकिन जो छोटे-छोटे वाले जो सेक्शन है उसको मैं लगभग आपको पूरा करवा दूँगा आने वाले वक्त में। और हम लगभग सोमवार से लेकर शनिवार तक हम रेगुलर रहने वाले हैं। लगभग हमेशा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा-सा इनको नोट्स बनाने में टाइम लगता है यार, कि थोड़ा रिसर्च करते हैं तो वक्त हो जाता है। 3-4 घंटे एक पीडीएफ फाइल बनाने में टाइम लगता है। तो कभी-कभी जैसे नोट्स नहीं बन पाते तो वीडियो भी नहीं बन पाता। तो आगे चलते हैं और इनको आप देखते रहना। हाँ, इतना विश्वास करना कि इतने नोट्स काफ़ी है यार। मतलब जैसे पीएचडी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टू दी पॉइंट नोट्स है, सिलेबस के हिसाब से हैं, एकदम पुराने क्वेश्चन है, उनको भी ध्यान में रखा गया है। तो सबसे पहले हम आज का जो सिलेबस देख लेते हैं एक बार, कि जो टॉपिक 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है। टॉपिक 2 में लिखा हुआ है रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है। और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करने में बाह्य राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता की भूमिका। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या जानना है, आपको ये समझना होता है कि इसमें स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर कौन होते हैं। ठीक है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले हम सिलेबस शुरू करें उससे पहले पुराने क्वेश्चन पर देखना, यही स्ट्रेटेजी अपनाना दोस्तों। सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, फिर पुराने क्वेश्चन पत्र देखने की किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, ताकि आपका पढ़ाई का जो दायरा है ना, इधर उधर भटके नहीं। आपको एक दिशा में बहना है। ठीक है, एक दिशा में जाना है। आपको पता है कि यार यूपीएससी का एक सिलेबस है और हमें ये टारगेट पूरा करना है। उसके हिसाब से आपको पुराने प्रश्न पत्र से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और यही मेरा काम है कि मैं आपको जिम्मेदारी रखते हुए आपको हमेशा ये बताता चलूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से। तो पहला ही क्वेश्चन देखो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपाय की चर्चा कीजिए। अब देखो, आपको ये सिलेबस दिया हुआ था। इस सिलेबस में क्या है, आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करने में बाह्य राज्य और गैर राज्य की अभिकर्ता। यही क्वेश्चन 2021 में आया है। टू दी पॉइंट जो सिलेबस में बात लिखी थी वही क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए हमें क्या करना है, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको ये जानना है कि कोई भी समस्या है ना, उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है। यदि आप ऐसा सिलेबस तैयार कर लेते हो तो आपका लगभग काम बन जाएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और कोशिश करूंगा जैसे इंटरनल सिक्योरिटी अपना पूरा होता है, 5-10 दिन लग जाएंगे लगभग। 10 दिन में जैसे ही पूरा होता है उसके बाद में यहाँ से मैं 5-10 ऐसे क्वेश्चन भी ले लूंगा जिनके आपको आंसर राइटिंग करा दूंगा। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, पहले हम पढ़ेंगे आराम से, चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद में 5-10 पुराने क्वेश्चन पत्र लेके उनको क्या करेंगे, क्वेश्चनों को लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको ये भी पता लग जाए, आपकी मेरे साथ आंसर राइटिंग भी हो जाए। तो इसको बोलते हैं माइक्रो एनालिसिस। यानी हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे, अपने छोटे छोटे स्टेप रखेंगे और अपने सिलेबस को पूरा करके एकदम विश्लेषण के साथ में अच्छे से आगे पढ़कर चलेंगे। फिर इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर चुनौती है और इसके बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझाते हो। जैसे क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, आप जानते हो यूपीसी एग्जाम में एक तो 150 वर्ड का क्वेश्चन आता है, एक 250 वर्ड का आता है, यानी 2 पेज या 3 पेज में मैक्सिमम आपको लिखना होता है। तो इसका मतलब आपको ज़्यादा मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती इसमें। ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आतंकवाद एक महाविपत्ति है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आतंकवाद हमारे देश में किस प्रकार, आतंकवाद की घटनाएं कहाँ कहाँ हुई है। आपके पास कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए, अभी वर्तमान में इसको लेकर क्या दृष्टिकोण है या वर्तमान में इसका चुनौती का क्या पक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे प्रयास क्या है, मतलब भारत सरकार के समय समय पर इसमें क्या प्रयास हुए हैं, और जो भी आतंकी जो फंडिंग है उनके स्रोत क्या है, उनको कैसे हम निपटते हैं उनसे, इस बारे में आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन रहा है कि पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद एक प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग के रूप में उभरा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2016 में या यूपीसी के एग्जाम में 2016 में ही आया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान, सिलेबस में लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, यानी स्टेट एक्टर क्या होता है। सबसे पहले आपको दो चीजें जानना बहुत जरूरी है, एक होता है स्टेट एक्टर, एक होता है नॉन स्टेट एक्टर। ठीक है, गैर राज्य अभिकर्ता बोलते हैं जिसको। ठीक है। स्टेट एक्टर का मतलब होता है जैसे हमारी सरकार है। ठीक है, हमारी सरकार जो है क्या है, एक स्टेट एक्टर है। अब हमारी सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेट एक्टर के द्वारा कोई एक्शन किया जाता है। ठीक है। हाँ, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दृष्टिकोण से हो सकता है। इसी तरीके से नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे नॉन स्टेट एक्टर का मतलब सरकार वहां पे भाग नहीं लेती जबकि दूसरे संगठन उसमें भाग लेते हैं। जैसे इसके भी जो दोनों पक्ष हो सकते हैं, जैसे कोई एनजीओ है, यदि कोई एनजीओ मानव कल्याण में या
सकारात्मक रूप से काम करता है तो उसका कार्य हो गया अच्छा। और कुछ लोग, जैसे कुछ एनजीओ है जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करते हैं, जैसे हाल ही में आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा कि उन एनजीओ की फंडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। तो वही बात है, नॉन स्टेट एक्टर का मतलब हो गया गैर सरकारी संगठन के अलावा और भी बहुत सारे इसमें एजेंसी आ सकती है, बहुत सारे अन्य लोग भी आ सकते हैं, काफ़ी आ सकते हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, आपको स्टेट एक्टर के बारे में जानना है। स्टेट एक्टर मतलब किसी देश की सरकार या कोई देश इस मामले में आगे काम कर रहा है। अब एक्सटर्नल स्टेट एक्टर का मतलब क्या हो गया, बाह्य सरकार या बाह्य देश। इसका मतलब क्या हो गया, कोई दूसरा देश या कोई दूसरे देश की सरकार कोई कार्य कर रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे किसी देश सरकार द्वारा अन्य देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का प्रयास। हालांकि पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब हम इसको देखें, जैसे हम एग्जाम्पल लें, एक्सटर्नल स्टेट एक्टर का एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। तो जो वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, मतलब कभी भी ऐसा देखते नहीं कि वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कार्य करते हैं। लेकिन कुछ है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या करता है, ये एक ऐसा एक्सटर्नल स्टेट एक्टर है जो हमेशा हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करता है। चीन के द्वारा भी ऐसा कई बार किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। इन चीज़ों को समझ लिया ना आपने तो आपका काम बन जाएगा। तो ये हमने जाना कि किसी देश सरकार द्वारा अन्य देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के प्रयास, ये नेगेटिव सेंस में है, ठीक है। जैसे चीन और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, या अन्य पड़ोसी देश जो भारतीय आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का काम करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर के द्वारा ये काम किया जा रहा है। इसी तरह से नॉन स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर का मतलब यानी अब सरकार शामिल नहीं है, कोई देश शामिल नहीं है, बल्कि कौन शामिल है, जैसे कोई आतंकवादी संगठन हो गया, कोई वामपंथी उग्रवादी संगठन हो गया, विद्रोह, नरजातीय समूह हो गया, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले हो गए। जैसे संगठित अपराध में जो शामिल होते हैं ना, वो भी इसमें आते हैं, नॉन स्टेट एक्टर में आते हैं, एनजीओ भी आते हैं, नागरिक समाज भी आते हैं, ठीक है, सब आते हैं। और सबका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। याद रखना, ऐसा ही क्वेश्चन यदि आपके पेपर 2 में आ जाए, GS2 के अंदर ऐसा नॉन स्टेट एक्टर का आ जाए, वहाँ पे एनजीओ की भूमिका वाला आपने सिलेबस देखा होगा, उसको भी हम आगे जानेंगे, तो वहाँ पे एनजीओ का पॉजिटिव रोल भी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा, ये जो शब्दावली होती है ना, उनको सही से समझ लिया करो। तो यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर जो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए खतरा पहुंचा रहे हैं, उसमें कौन कौन है, आतंकवादी हो गए, वामपंथी उग्रवाद, नरजातीय समूह है, उनके द्वारा हिंसा की जाती है, मादक पदार्थों का जो उत्पादन होता है, तस्करी करने वाले हो गए, संगठित अपराधी जो लोग हो गए, वो इसमें शामिल है। इसके अलावा एनजीओ, नागरिक समाज, कई बार हमारे देश में ऐसे एनजीओ जो हमारी, जैसे कई बार होता है ना कि वो ऐसे ही मुद्दों को उठाते रहते हैं, फालतू में सरकार के खिलाफ काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ काम करते रहते हैं, उनको फंडिंग विदेश से मिलती है, तो ये मुद्दे भी इसमें आते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निगम, कुछ ऐसी, मतलब जो बहुराष्ट्रीय निगम है, यानी कोई कंपनी हो गई, वो भी हमारे हितों के खिलाफ काम कर सकती है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को आपको देखते रहना है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या था हमारा, या सिलेबस हमारा क्या था। देखो सिलेबस पे आते हैं वापस। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि जो है स्टेट, मतलब एक्सटर्नल स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर किस प्रकार चुनौतियां पेश करते हैं हमारी इसके सामने, है ना। और क्वेश्चन कैसा आया कि इन्होंने कौन सी बहुआयामी चुनौती पेश की है और इनका मुकाबला करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है। तो हम टू दी पॉइंट चलते हैं कि कौन सी चुनौतियां इन्होंने पेश की है, कि इन्होंने अलग अलग ने पेश की। ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक चीज आप नोटिस करना कि हमारे जो ये जो नोट्स होते हैं या जो हमारी वीडियो का मकसद होता है, मैं यही कोशिश करता हूँ कि इस फॉर्म में मैं नोट्स बनाता हूँ कि जैसे आपको कोई मॉडल आंसर भी लिखना हो ना, टू दी पॉइंट आपको पूरा मटेरियल यहीं मिल जाएगा। जैसे आप में से किसी ने हमारे जो एथिक्स के पूरी वीडियो देखे होंगे, आपने 32 वीडियो मैंने एथिक्स के लगभग बनाए हैं, इसी फॉर्म में बनाए हैं। आप में से नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देखना, तो वो वीडियो ऐसे मिलेंगे आपको, टू दी पॉइंट ऐसे मिलेंगे कि पिछले 5-7 साल के आप एथिक्स के क्वेश्चन उठाओगे ना, तो टू दी पॉइंट आपको क्या होगा, वहाँ पे मॉडल आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, बाह्य राज्य अभिकर्ताओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियां, ठीक है। कौन सी चुनौतियां, जैसे हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेके चलते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर में पाक समर्थित आतंकवादी घटनाएं होती है, भारत को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन जिनको वित्त पोषण भी किया जाता है, हथियार आपूर्ति भी की जाती है, एक उनको वहाँ पे शरण भी प्रदान किया जाता है, लॉजिस्टिक उनको सहायता दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो लश्कर तैयबा, ठीक है। इसके अलावा जैसे 26 हमलों में देखा गया था, पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसका हाथ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्टेट मतलब भूमिका मानेंगे, ठीक है। मतलब ये बाह्य राज्य अभिकर्ता की ही भूमिका थी इसमें। इसके अलावा जैसे भारत में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए जाली मुद्रा का संचालन किया जाता है, सर्कुलेशन किया जाता है, साइबर हमले को प्रोत्साहन किया जाता है। आजकल ये मुद्दे ज़्यादा चल रहे हैं, तो साइबर हमले वाले तो हम आगे एक टॉपिक है हमारा साइबर, उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे पंजाब में आपने देखा खालिस्तान की मांग को पुनः भी अभी भी उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसमें काम करती है, ठीक है। और भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं, शहर है जिसमें आतंकी घटनाएं लगातार होती रहती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। इसके अलावा आजकल ये होता है कि सांप्रदायिक तत्वों का प्रसार करने में भी इनकी भूमिका देखी गई है। इसके अलावा जैसे चीन का हम देखते हैं, तो चीन का एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है कि पूर्वोत्तर उग्रवाद में कहीं ना कहीं ये वित्त, हथियारों, सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं, जो भी वहाँ के संगठन है, उग्रवादी संगठन है उनको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो नागा, मिजो, मेती, इनके जो उग्रवादी संगठन है उनको फंडिंग या हथियार प्रोवाइड किए जाते हैं चीन के द्वारा।
इसके अलावा जो माओवादी आंदोलन या वामपंथी जो उग्रवाद की घटनाएं, उसमें दार्शनिक, नैतिक और वित्तीय समर्थन दिया जाता है, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ऐसे साक्ष्य, ऐसे सुरक्षा एजेंसियों का मानना है। ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश के दृष्टिकोण से हम देखें तो बांग्लादेश प्रत्यक्ष तौर पे तो ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन बांग्लादेश की थोड़ी सी निष्क्रियता रहती है कि जैसे वहां से अवैध शरणार्थी भारत में आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में या पूर्वोत्तर भारत में आप जानते हो किस प्रकार वहां की जो जनसंख्या है उसमें बदलाव आ रहा है, डेमोग्राफिक जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि वहां की जो स्थानीय आबादी है वो अल्पसंख्यक हो रही है। ठीक है। उसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं जो उग्रवाद की घटनाएं घटती है उसमें ये कारण भी एक बड़ा आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा जैसे गैर राज्य अभिकर्ता, तो गैर राज्य अभिकर्ता हमने समझा, उनके द्वारा कौन सी चुनौतियां उत्पन्न की जा रही है, और क्वेश्चन क्या था? मल्टी डायमेंशनल जो ये चुनौती, कौन सी चुनौतियां होगी, तो कितनी चुनौतियां हमने बात कर ली है। जैसे गैर राज्य अभिकर्ताओं के द्वारा क्या किया जा रहा है? मादक जो पदार्थ है उनकी तस्करी की जाती है। जैसे भारत कहाँ पे? गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल किसको बोलते हैं? थाईलैंड, म्यांमार और लाओस है, इन तीनों को मिलाकर गोल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स की आपूर्ति इधर होती है। कहाँ से होती है? जैसे गोल्डन क्रिसेंट है, कहाँ पे? अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान और ईरान में। आगे एक डायग्राम से मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा आपको, है ना। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें एक इंडिया का मैप बना के आप बताओगे ना, तो एक्स्ट्रा मार्क पक्का आएंगे आपके। ठीक है। तो भारत की निकटता, सूबेदी क्षेत्र है। और मेरा मानना है कि GS3 में अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं यदि आप टू दी पॉइंट सिलेबस पर काम करते हो ना। जैसे मेरे एक बार 105 के आसपास आ चुके हैं इसमें, GS3 में ठीक स्कोर है, मतलब बेकार स्कोर नहीं है। इसके अलावा भी जो 3 मेंस लिखे उसमें 90 के आसपास थे, उसमें थोड़ा कम स्कोर था। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैंने उस समय टू दी पॉइंट नोट्स कई टॉपिक के छोड़ दिए थे। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मुझे लगता है कर लेंगे, लेकिन टू दी पॉइंट नोट्स पहले नहीं थे, कई टॉपिक के नहीं थे। इसलिए इस बार ये गलती नहीं करेंगे, हम पहले से तैयार रहते हैं। ठीक है। आगे क्या है? मानव तस्करी। जैसे हमने देखा कि किस प्रकार हमारे देश में लैंगिक शोषण और बंधुआ मजदूरी के लिए मानव तस्करी होती है, तो ये भी इसमें जो जो है अभिकर्ता, ये बड़ी भूमिका निभाते हैं इसमें नेगेटिव दृष्टिकोण से। ठीक है। इसके अलावा वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर विद्रोह हमने जब पहले लेसन में देखा था, तो उसमें हमने देखा था किस प्रकार स्थानीय जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनका फायदा उठाकर हिंसात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन देते हैं। ये तो हमने पहला और सेकंड चैप्टर हमने पूरा इसी पे पढ़ा था। ठीक है। इसके अलावा आतंकवाद। आतंकवाद में ये हो गया कि आजकल एक उद्योग के रूप में संचालित हो रहा है। दक्षिण एशिया आतंकवादी एक पोर्टल, उसमें ऐसा बताया गया कि दक्षिण एशिया में लगभग 180 आतंकवादी समूह इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे NGO व नागरिक समाज संगठन है जो कि विदेशी फंडिंग प्राप्त करके आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहे हैं। ठीक है। मैं इस मैप की बात कर रहा था। देखो ये मैप मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मैप आता है ना, तो इसको आप अपने शब्दों में क्रिएट कर सकते हो और वहां पे बता सकते हो। इसका बहुत फायदा मिलता है। मेरा ये मानना है, जैसे आपका कोई आंसर है, मैं भी कॉपी चेक कर रहा होता, तो जब ये मैप में देखता तो मैं ये देखता यार सामने वाले ने कितनी मेहनत की है और अपने विचारों को कितने रचनात्मक दृष्टिकोण से प्रेजेंट किया है, तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स में देता। और मेरा अनुभव है कि ऐसा मिलता है मार्क्स, क्योंकि जिस पेपर में मैं ऐसे करके आया था उसमें मेरे मार्क्स भी ज़्यादा थे। तो ये मेरा एक अच्छा खासा अनुभव है 4 मेंस लिखने का और मार्क्स प्राप्त करने का, कि मैं अपना खुद का एनालिसिस कर सकता हूँ कि किस पेपर में मेरे एक ज़्यादा मार्क्स थे। जैसे मैं एक GS फेस्ट की बात कर रहा हूँ, GS फेस्ट में मेरे एक बार 116 मार्क्स आ गए। अब 116 मार्क्स GS मेंस में बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, और वो भी हिंदी माध्यम में, तो बहुत कमाल की बात है। इंग्लिश मीडियम में भी इतने आते हैं, हिंदी माध्यम में भी इतने आते हैं, इतने आ गए थे। ठीक आते हैं इस बार भी। जैसे रवि शाह की आपको मार्कशीट देखोगे तो उसमें मार्क्स आए इनके। तो उस साल मैंने क्या किया था, उस पेपर में मैंने खूब मैपिंग की थी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैपिंग अच्छी मतलब कर सकता था। GS3 में भी मैंने मैपिंग की, उस साल 104-5 उसमें आ गए थे। तो ऐसा लगता है, मतलब जहाँ जहाँ मैपिंग का स्कोप होता है, यदि हम ऐसा करके आते हैं तो वहाँ पे मार्क्स आते हैं। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे अभी हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा में किसकी, जो 22 स्टेट एक्टर है और नॉन स्टेट एक्टर, उनकी भूमिका कैसे देखते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे गोल्डन ट्राइंगल, तो ये है आपका गोल्डन ट्राइंगल, जहाँ पे कौन कौन है? थाईलैंड, लाओस और म्यांमार। यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट है, यहाँ पे अफीम का इनका उत्पादन होता है। ठीक है। और फिर इसकी सप्लाई होती है कहाँ से? जैसे पंजाब में भी यहाँ पे आती है, राजस्थान के रास्ते से भी आती है। ठीक है। इधर इधर आगे से फिर है ना, नेपाल के रास्ते से भी आती है। और जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से भी, मतलब जहाज़ों के माध्यम या वायुयान क्षेत्र से भी भारत में ड्रग्स की सप्लाई होती है। तो भारत इन दो क्षेत्रों के बीच में, किन के बीच में? गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल। इसकी वजह से भारत में कहीं ना कहीं ड्रग्स का एक मामला बनता है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र हो गया इस मामले में। तो ये आप बता सकते हो इसको दिखा के कि कैसे ड्रग्स की सप्लाई होती है, कैसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे नुकसान होता है। और केवल ड्रग्स की सप्लाई नहीं होती, जो भी संगठित अपराध होते हैं ना, उनके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती है। संगठित अपराधियों का, आतंकवादियों का, नक्सलियों का आपस में लिंकेज होता है, क्योंकि इनके सबके अपने हित होते हैं। किसी को हथियार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। ठीक है। किसी को मानव, ये जो है बलात्श्रम वाले, मतलब अवैध मानव जो तस्करी होती है,
वो लोग, ऐसे लोग चाहिए उनको हेल्प के लिए। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी रहती है। तो आप इंटरनल सिक्योरिटी में ये बता सकते हो कि कहाँ-कहाँ ये समस्याएँ हैं, कहाँ-कहाँ हमारे इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके सामने थ्रेट्स हैं। आप यहाँ पे उग्रवाद या आतंकवाद बता सकते हो, यहाँ पे चीनी अतिक्रमण को बता सकते हो। इस तरफ वामपंथी उग्रवाद का तो हमने पहले पढ़ के आए हैं, उसको बता सकते हो। पूर्वोत्तर में उग्रवाद का बता सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे अवैध शरणार्थियों का मामला बन रहा है। 26/11 का एग्जाम्पल आप देके बता सकते हो। मुंबई का संगठित अपराध बड़ा है इसमें, जो आतंकवादियों के साथ इनका संबंध देखा गया था। यहाँ पे गुजरात में भी जानते हो, मंदिर में आप देख सकते हो आतंकी हमले हुए थे, ड्रग्स तस्करी का मामला है। तो ये डायग्राम देख के आपको कितना अच्छा लग रहा है, और मेरा काम यही है कि वैल्यूडेशन कैसे प्रदान करूँ आपको, ठीक है। कैसे रिसर्च करके आपको अच्छे मार्क्स दिला पाऊँ, खुद के भी अच्छे मार्क्स ला पाऊँ, आपके भी दिलाऊँ, ठीक है। तो ये मैप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे मैप बनाने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। केवल देखना नहीं है, रफ कॉपी लेके अभी लग जाओ, ऐसा मैप बनाने की प्रैक्टिस करो। और जैसे आप शॉर्ट नोट्स तैयार करते हो सभी पेपर के, अपने जो भी पेपर आप तैयार करते हो, जीएस फेस्ट 1 2 3 4 तैयार करते हो, आपको ये देखना है कि अलग-अलग जो टॉपिक है, उनके अलग-अलग डायग्राम और मैप बनेंगे। ज्योग्राफी वाले में इंडिया का वर्ल्ड का मैप बनेगा, इंटरनल सिक्योरिटी में आप इंडिया का मैप बना सकते हो। वैसे ही है, सभी टॉपिक के अलग-अलग डायग्राम मैप बनते हैं। जैसे इकोनॉमी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे फ्लो चार्ट, डायग्राम, पाई चार्ट उनका उपयोग कर सकते हो। इसी तरह से जैसे आईआर पढ़ते हो तो आईआर के अंदर वर्ल्ड का मैप बना सकते हो। आपको ये देखना है कि कहाँ-कहाँ आप चीज़ें फिट कर सकते हो, उससे आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी में टॉपिक में आतंकवाद है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो आतंकवाद है इसमें। लेकिन इसमें वही नहीं करना, मतलब ये नहीं करना कि आप 100 पेज की कोई किताब पढ़ रहे हो, मतलब नहीं। हमें 2-3 पेज में हमारा एक मटेरियल चाहिए कि ऐसा कुछ ना आए तो उसको हम सँभाल पाएँ। तो आतंकवाद क्या है? तो आतंकवाद की ये किताबी परिभाषा है, लेकिन सामान्य परिभाषा याद रखना कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद मतलब एक ऐसा, आप कह सकते हो कि अपनी ऐसी विचारधारा, या एक ऐसी विचारधारा है जो अपने राजनीतिक, धार्मिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हिंसा, उग्रवाद, मतलब या बम विस्फोट आदि घटनाओं का सहारा लेते हैं। और जो आम जन है या कोई देश है, वहाँ पर क्या होता है, भय पैदा करते हैं ताकि अपने हितों को पूरा कर सकें। तो सामान्य दृष्टिकोण की परिभाषा रखनी है जो आपको आती है। यहाँ पे लिखा है, आतंकवाद को राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक प्रायोजनों हेतु जोर जबरदस्ती के साधन के रूप में हिंसक, योजनाबद्ध, संगठित, सुव्यवस्थित उद्योग के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये किताबी परिभाषा है, लिखना जरूरी था कि नोट्स बनाने, लेकिन इसको समझने के बाद में ये समझ में आता है कि आतंकवाद क्या है। तो आप कह सकते हो कि आतंकवाद का मतलब क्या है कि ऐसे कोई ऐसा संगठन जो अपने राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेकर आमजन में भय पैदा करके अपने हितों को पूरा करना चाहता हूँ, वो क्या है, आतंकवाद है। आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आतंकवाद के प्रकार क्या है, आतंकवाद के प्रकार में हम 2 दृष्टिकोण से देख सकते हैं। एक तो बाह्य अभिकर्ताओं द्वारा प्रायोजित, जैसे पाक स्टेट, जो पाक के द्वारा भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसको हम ले सकते हैं। एक होता है कि हमारे आंतरिक क्षेत्र में, जैसे हमने देखा कि नक्सलियों और माओवादियों के द्वारा, या धार्मिक सांप्रदायिक हिंसा को भी देखा जा सकता है आतंकवाद के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ-कुछ कभी-कभी शब्दावली आ जाती है कि राज्य आतंकवाद, जैसे स्टेट टेररिज्म क्या है? स्टेट टेररिज्म का मतलब होता है कि जैसे कोई राज्य है, कोई देश है, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए उनके जो दुश्मन है उनका खात्मा करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, इसमें क्या है कि राज्य या देश स्थापित सरकार द्वारा इसको प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी स्टेट के द्वारा जानबूझ के प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि एक घटना देखी गई थी वैश्विक स्तर पर कि सऊदी सरकार के द्वारा इस्तांबुल में जो सऊदी के ही पत्रकार थे, वाणिज्य दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की गई थी। ये क्या है, स्टेट के द्वारा की गई थी, तो इसको हम राज्य आतंकवाद का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपके पास न्यूज़पेपर में डेली आते रहते हैं, आप थोड़ा नजर रखना न्यूज़पेपर पे। जब आप अपना सिलेबस ढंग से रट लोगे ना, बार-बार पढ़ लोगे, क्वेश्चन पत्र देख लोगे, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कोई मैगज़ीन पढ़ोगे ना, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये मेरा सिलेबस है, इसके कुछ कीवर्ड उठा के मैं इस पे चिपका लेता हूँ। इसीलिए मैं बार-बार बोलूँगा, अभी भी बोलूँगा कि है ना, आपको पूरा सिलेबस तो स्टैटिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन न्यूज़पेपर और करंट चीज़ों को जोड़ने की आपकी क्षमता ही आपको बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए स्पेस क्यों खाली छोड़ रहा हूँ मैं, याद रखना, ये स्पेस साइडों में इसलिए खाली छोड़ रहा हूँ कि जैसे मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, तो मुझे वहाँ कोई इस टॉपिक से जुड़ी हुई, जैसे आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई घटना आएगी, कोई एग्जाम्पल आएगा, तो उसको मैं साइड में लिख दूंगा, या कुछ चिपका दूंगा, कुछ नोट्स बना के चिपका दूंगा। अलग अलग जगह ये नोट्स मेरे नहीं मिलेंगे, बाद में एक ही जगह सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हो, ठीक है, या डेली कोई वेबसाइट फॉलो करते हो, वहाँ से कुछ भी आपको डाटा मिलते हैं, तो आपका जो सिलेबस है, आपके पास हर एक चीज़ों का सिलेबस हो जाएगा एक समय बाद में। आप अपना तैयार कर लोगे, कुछ हेल्प मैं कर दूँगा, कहीं कोचिंग का नोट्स लेना, कुछ भी, ठीक है। तो जो भी आपके नोट्स होंगे ना, वो एक जगह होंगे, और उनको आप अपडेट करते रहना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक है राज्य प्रायोजित आतंकवाद। देखो ये तो क्या है, राज्य आतंकवाद, इसको तो स्टेट टेररिज्म ही बोलते हैं कि खुद स्टेट ऐसा काम कर रहा है। एक होता है राज्य प्रायोजित आतंकवाद, जिसका एग्जाम्पल पाकिस्तान है कि भारत के अंदर कैसी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, तो इसका एग्जाम्पल वो पाकिस्तान आ गया, उनको आप लिख सकते हो। एक होता है हिंसक गैर राज्य आतंकवाद, मतलब
हिंसक तो है लेकिन गैर राज्य आतंकवाद है, ये नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा हो गया। सरकारों से स्वतंत्र होकर हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ये शब्दावली है कुछ इसलिए लिखा ताकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें आपके पास कंटेंट की कमी नहीं रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे उद्देश्य व रणनीति के आधार पर आतंकवाद के प्रकार क्या हो सकते हैं, मतलब अलग अलग, मतलब जो भी संगठन है या आतंकवादी जो घटनाएं होती है इसमें हम देखते हैं अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग चीज़ें उसमें शामिल रहती है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, साइबर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है ऑनलाइन, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से, या आप जानते हो आजकल कितनी घटनाएं ऐसी होती है जिसमें जैसे आम जनता के साथ फ्रॉड भी किया जाता है, बैंक से उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती है इसमें। साइबर अपराध में बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, इसके अलावा नरजाति व राष्ट्रवादी आतंकवाद, जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो श्रीलंका में जो तमिल लिटे था वो इसी पर आधारित था। इसके अलावा परमाणु आतंकवाद, ये परमाणु आतंकवाद मतलब ये हो सकता है कि न्यूक्लियर मतलब हमला हो सकता है कहीं, इनके पास ऐसे हथियार हो सकते हैं। इसके अलावा विचारधारा उन्मुख आतंकवाद, यानी इसमें दो दृष्टिकोण हो सकते हैं, एक तो वामपंथी जिसमें माओवादी और नक्सलवादी का एग्जाम्पल आ सकता है, एक दक्षिणपंथी यानी विचारधारा के आधार पर। दक्षिणपंथी का मतलब जो घोर राष्ट्रवादी होते हैं, फांसीवादी टाइप के, जिनको हम बोल सकते हैं, फांसी नहीं फांसीवादी, ठीक है, फांसीवादी जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे हिटलर का एग्जाम्पल इसमें आता है। ठीक है, और वामपंथी आप जानते हो कि जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीम, आपने देखा होगा, एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा मादक मादक द्रव्यों से संबंधित आतंकवादी घटनाएं हो सकती है, इनके साथ जुड़ा हो सकता है, जैव आतंकवाद भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको यहाँ पे हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं जैसे भारत में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत में किस प्रकार आतंकवाद का प्रसार हुआ, किस प्रकार भारत सरकार की रणनीति रहती है, उनको बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में तो बहुत बड़ा, मतलब हम जानते हैं आज़ादी के बाद से लेकर आतंकवादी घटनाएं वहाँ पे होती रही, उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो जैसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं, आपके पास बुलेट पॉइंट होनी चाहिए लिखने के लिए। जैसे ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर क्या संकट है, कैसे वहाँ पे समाधान का कार्य हो रहा है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 1940 के दशक के उत्तरार्ध में ऐसी घटनाएं देखने को मिल गई थी। आज़ादी के बाद आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी समस्या आई है उसको लेकर पाकिस्तान ने कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया है। ठीक है, तो पाक द्वारा जम्मू कश्मीर के अधिग्रहण के उद्देश्य को लेकर भारत में आतंकवाद का प्रसार, और पाक समर्थित आतंकवाद इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें इस्लामिक कट्टरवाद और अलकायदा ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को काफ़ी प्रसार किया है। ये कीवर्ड होंगे ना तो आप काम चल जाएगा आपको, क्योंकि 150 वर्ड में ऐसा क्वेश्चन लिखना है तो आराम से आप, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा तो आराम से लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे 1987 में कश्मीर में जो विवादित चुनाव हुए थे उस समय के बाद में उग्रवादी घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ऐसे संगठन जिनको मौका मिल गया था, ठीक है, संवेदनशील मुद्दों के साथ जोड़कर जनता को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए। ठीक है, 89-90 के आसपास जम्मू में आतंकवाद की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल गई थी। इसके अलावा जो आधुनिक एग्जाम्पल यदि आपके पास 2-4 हो ना तो बता सकते हो, जैसे 2016 में पठानकोट एयरबेस हमला, 2019 के बाद पुलवामा। ठीक है, ऐसे कई मुद्दे हैं। यहाँ पे मैंने स्पेस इसलिए छोड़ दिया कि जो भी चीज़ें और आएगी, जैसे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, आतंकवाद से जुड़ी हुई कोई घटना कहीं से पढ़ेंगे हम तो उसको मैं और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा स्पेस रख सकते हो। इसके अलावा जैसे पंजाब में हम देखें तो पंजाब के अंदर ये हमेशा रहा, खालिस्तान की मांग को लेकर पहले भी घटनाएं हुई थी। अभी हाल ही में भी कई बार न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि फिर से यहाँ पे ऐसी गतिविधियां देखने को मिलती है। तो आपके पास पॉइंट होनी चाहिए लिखने के लिए कि भारत में कहाँ कहाँ ऐसी घटनाएं हो रही है। इसके अलावा भारत के आंतरिक क्षेत्रों में भी हम आतंकवाद के एग्जाम्पल देखें तो 70-80 के दशक में भारत द्वारा पाक को, जैसे आप जानते हो, भारत ने 2 बार पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया। तो पाकिस्तान को ये लगा कि प्रत्येक युद्ध में तो भारत से मैं जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए उसने ऐसी कूटनीति का सहारा लिया। कौन सी कूटनीति? कि ब्लीडिंग इंडिया विद ए 1000 कट्स, यानी भारत, ऐसी रणनीति कि भारत को किस प्रकार नुकसान पहुंचा जाए, भारत की कैसे इंटरनल सिक्योरिटी उसको नुकसान पहुंचा जाए। तो उन्होंने ऐसे रास्ते अपनाए, छदम जैसे गोरेला वार कह सकते हैं, या ऐसे रास्ते अपनाए कि भारत को किस प्रकार नुकसान पहुंचा जाए, जिसमें आतंकवाद सबसे बड़ा उनका एक हथियार रहा है। इसके अलावा 80-90 के दशक में पंजाब और जम्मू कश्मीर में ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं देखी गई, और 90 के दशक के बाद में हमेशा ये घटनाएं देखी गई है। 1990-2000 में भी जैसे अयोध्या घटना हुई थी 1991 के आसपास, उसके बाद में जो कट्टरपंथी ताकतें उन्होंने इसका फायदा उठाया कि जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं ना उनको अपने मुद्दों में शामिल करके, जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है या ऐसा वर्ग होता है जो जिसको ये लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो इन घटनाओं को आतंकवादी अपने मुद्दों के साथ शामिल कर लेते हैं और उनको मौका मिल जाता है। ठीक है, तो अयोध्या घटना के बाद संपूर्ण देश में प्रतिक्रियावादी गतिविधियों में वृद्धि हुई तथा आईएसआई को संपूर्ण भारत में आतंकवाद और सांप्रदायिकता फैलाने का मौका मिल गया, ऐसा मुद्दा मिल गया उनको। ठीक है, और उसके बाद में जैसे 1993 में मुंबई बम विस्फोट, काफ़ी घटनाएं वहाँ पे देखी गई थी, और यहाँ पे ये देखा गया था कि जो संवेदनशील वर्ग है उनके जो मुद्दे हैं उनको लेकर संगठित अपराध भी इसमें शामिल था, आतंकवाद भी इसमें शामिल था, और ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखी गई। ठीक है, 2000 के बाद में भारत में आतंकवादी घटनाएं देखी गई, विशेषकर सबसे बड़ा जैसे मामला बना था दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमला 2002, 2008 में जो ताज होटल
मुंबई जो हमला हुआ था उसको आप 26/11 देख सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो। क्वेश्चन आए तो ज़्यादा डाटा नहीं चाहिए आपको, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए आपको, शॉर्ट में चाहिए कि 150-250 वर्ड में क्वेश्चन लिखना है तो 5-7 आपके पास एग्जाम्पल हो। इसके अलावा जो वैचारिक चीज़ें हैं, जो मूल कारण है वो आपके पास होनी चाहिए कि क्या क्या कारण है, कौन कौन सी घटनाएं इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आतंकवाद से संबंधित अन्य मुद्दे, और अभी भी ध्यान रखना, जैसे इसमें आजकल पैटर्न इनके चेंज हो गए, जैसे आजकल साइबर आतंकवाद ज़्यादा बढ़ रहा है या कई चीज़ें ज़्यादा हो गई, मतलब कट्टरपंथी वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो गई। तो आप देखना समाज में से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जिनका आप बता सकते हो। ठीक है, आतंकवाद से संबंधित अन्य मुद्दे। ठीक है, आतंकवाद से संबंधित अन्य मुद्दे, तो इसमें है प्रौद्योगिकी युद्ध में आतंकवाद। यहाँ पे थोड़ा वर्ड सही लिखा है, आतंकवाद। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के युग में आतंकवाद क्या है, इसमें साइबर स्पेस का मामला ज़्यादा बन रहा है। तो ये साइबर वाले उसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस उसमें। तो साइबर स्पेस का उपयोग कर आतंकी घटनाएं आजकल ज़्यादा हो रही है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से वैचारिक व धार्मिक कट्टरता को फैलाया जा रहा है। इसके अलावा जैसे आतंकवाद व तकनीक का सहारा कैसे लेते हैं कि वो अपने मुद्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करते हैं, अधिक प्रचार करते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा ISIS, इस मामले में देखा होगा किस प्रकार मतलब जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो युवा है उनको अपनी ओर आकर्षित करती है या अपनी जो कैडर है उसके अंदर भर्ती करती है, उनको एक तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ठीक है, तो ये इसमें शामिल है। इसके अलावा वित्त पोषण का मामला आता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, योजना निर्माण की जाती है, फिर मतलब जो भी योजनाएं बनाते हैं फिर कार्यान्वयन की जाती हैं, साइबर हमले होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे कीवर्ड है। इसके अलावा जैसे आतंक का वित्तपोषण का मामला बनता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आतंकवादी को धन कहाँ से मिलता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक तो हो गया स्टेट फंडेड जो टेरर हो गया, उसमें स्टेट फंड करता है। इसके अलावा जैसे अवैध कार्यों से भी धन प्राप्त करते हैं, चाहे उनके अवैध कार्य बहुत सारे होते हैं, हथियारों की तस्करी वगैरह होती है, जैसे आतंकवादी विचारधारा के आधार पर भी उनको फंडिंग मिल जाती है। ड्रग्स तस्करी में और धन शोधन मामलों में भी उनको काफ़ी ज़्यादा निवेश मिल जाता है, एक तरह से उनके पास पैसा आ जाता है। और संगठित अपराध के साथ इनके संबंध होते हैं आपसी में, चाहे वो क्या करते हैं, एक तरह से आपने देखा होगा कई बार हवाला कारोबार भी होता है इसमें, या हथियारों की तस्करी होती है, ये मामला चलता रहता है। ठीक है, आजकल ये भी देखा है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी धन का स्थानांतरण इधर उधर होता है, हवाला कारोबार से तो होता ही है ट्रेडिशनल तरीके से। इसके अलावा साइबर हमलों व हैकिंग के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी व जाली नोट की तस्करी भी इसमें शामिल है। ये आपने टर्म सुना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसा हो रहा है कि लोन वुल्फ हमला, इसमें क्या होता है, जैसे कोई एक व्यक्ति क्या करता है, भीड़ में जाकर या तो बम फोड़ता है, या आजकल जैसे विदेशों में देखा गया था कि कैसे ट्रक या कोई वाहन चलाकर भीड़ को कुचलने की कार्रवाई की जाती है, या कोई एक आदमी मतलब गन लेके भीड़ पर हमला कर देता है। तो ये क्या होता है, लोन वुल्फ हमला माना जाता है। भारत में भी कुछ जगह ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अभी भारत में इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर देखा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन ये न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है, तो आप देखते रहना। तो किसी कमान संरचना के बाहर रहते हुए अकेले व्यक्ति द्वारा आतंकी हमला, जैसे 2013 में बोस्टन मैराथन में बम विस्फोट किया गया था, 2014 में सिडनी बंधक संकट भी देखा गया था, न्यूयॉर्क लंदन आदि में वाहनों के द्वारा ऐसे हमले किए गए थे। ठीक है, आगे की विदेशी राष्ट्रों द्वारा विदेश नीति के उपकरण के रूप में आतंकवाद का उपयोग, ये तो मेन मामला बनता है कि कोई भी देश है अपनी कूटनीति का उपयोग करते समय आतंकवादी को सहारा ले सकता है। जैसे पाक के अंदर क्या है, इस्लामिक कट्टरपंथी समूह मुजाहिदीन का रणनीतिक उपयोग भारत के खिलाफ करते हैं। अफगानिस्तान सरकार के विरुद्ध अलकायदा और तालिबान, जैसे यूएसए और यूएसएसआर ने क्या किया यहाँ पे, मतलब ऐसे संगठन पैदा किए जो अफगानिस्तान सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। इनको आप देख सकते हो। भारत में भी जैसे आईएस और अलकायदा की चुनौतियां काफ़ी देखने को मिल रही है। जैसे इस्लामिक स्टेट क्या कर रहा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये क्या कर रहा है, अपने जो भी शरिया कानून है वो चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट की स्थापना हो। उसके लिए यहाँ की युवाओं को अपने गुट में शामिल कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, फिर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, हमारे समाज में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत में भी इसके प्रसार के अब साक्ष्य मिल रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की एजेंसी है आईएसआई द्वारा आईएसआई को सहायता दी जा रही है, इनके दोनों के बीच में आपस में इनके दोस्ती हो गई है। वो ये भी क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके आपस में फिर आतंकवादी गतिविधियों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा आईएसआई द्वारा भारत में कट्टरता का प्रसार व सांप्रदायिक परिस्थिति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या था, ये तो हमने जितने भी जाने आतंकवाद क्या है, आतंकवाद की समस्याएं भारत में कहाँ कहाँ घटनाएं हुई, वैश्विक स्तर पर में जिसके एग्जाम्पल देखे, उनकी फंडिंग का मामला हमने देखा। ठीक है, तो अब भारत सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, और भारत सरकार की रणनीति क्या है, कौन कौन से मुद्दे हैं, उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कीवर्ड में लिखा है, ताकि मतलब ज़्यादा पैराग्राफ शैली नहीं लिखे, हम एग्जाम में भी कीवर्ड में लिखे। जैसे भारत की जो पॉलिसी है या भारत की जो रणनीति है, आतंकरोधी रणनीति है, वो क्या है, जैसे सबसे ऊपर है कि सामाजिक आर्थिक विकास किया जाए,
कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही कि हमने जहाँ पे भी देखा उग्रवादी घटनाएं या आतंकवादी घटनाएं ऐसे क्षेत्र में देखी है जहाँ के युवा जैसे बेरोजगार है या उनके साथ ऐसी घटनाएं घटी है, वो संवेदनशील मुद्दों पर थोड़ा सा सरकार का ध्यान नहीं किया या कहीं ना कहीं विकास में वो क्षेत्र पिछड़े हैं, तो उनका फायदा उठाकर जो भी विदेशी ताकतें होती है या आतंकवादी संगठन होते हैं वहाँ के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार क्या कर रही है, संवेदनशील वर्गों का सतत समावेशी विकास करने का प्रयास कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बता सकते हो जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट उड़ान, जो कि वहाँ के युवाओं का कौशल विकास कर रहा है। एक एक प्रोजेक्ट उड़ान के अलावा हिमायत भी वहाँ पे है, उम्मीद भी है, महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रही है। इससे क्या होगा, युवा वहाँ के युवा जब विकास में शामिल होंगे ना, तो कहीं न कहीं ऐसी घटनाएँ कम होने लग जाएगी। इसके अलावा जवाबदेही सुशासन, मतलब ऐसी घटना उन क्षेत्रों में भी देखने को मिली कि जहाँ पे प्रशासन सही से कार्य नहीं कर रहा था, जहाँ पे भ्रष्टाचार की समस्याएँ थी, पारदर्शिता का अभाव था, वहाँ पे भी ऐसी घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कठोर कानून और सुदृढ़ उपाय तो हमारे पास ऑलरेडी है, कानून व्यवस्था है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इसमें शामिल होता है, राजनीतिक सहमति यानी केंद्र राज्य सरकारों के मध्य भी अच्छा समन्वय होना चाहिए, स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेही प्रशासन होना चाहिए, विधि के शासन का अनुपालन वहाँ पे होना चाहिए, आवश्यक क्षमता निर्माण, जो भी चीज़ें चाहिए जैसे पुलिस का आधुनिकीकरण होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। चहुमुखी विकास, जिसको 360 दृष्टिकोण बोलते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि आतंकवाद को नियंत्रण करने के लिए सूचना, बिग डाटा एनालिसिस विच जितनी भी एजेंसियाँ हैं सब शामिल होकर कार्य करती है। इसके अलावा आजकल जैसे कट्टरपंथीकरण हो रहा है, तो उसका पहले से हमें तैयार रहना चाहिए कि ये कौन सी घटनाएँ हमारे देश में हो सकती है। और जैसे आपने देखा हो कि जैसे-जैसे ये आईएसआईएस की घटनाएँ बढ़ी है, तो हमारे देश की जो जाँच एजेंसी है पहले से तैयार हो गई है कि कहीं यहाँ पे ऐसी घटनाएँ नहीं हो जाए। तो इसका भी है कि समय से पहले ही हम जागरूक बन जाएँ, ऐसी घटनाओं को पहले समय से पहले रोक लें, घटना घटने से पहले रोक लें, ठीक है। इसके अलावा जैसे आतंकवाद के विरुद्ध भारत की तैयारी में हम देखें तो भारत की जैसे खुफिया सूचनाओं का संग्रहण काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। इसमें एजेंसी जो भी है नेट ग्रिड है, मल्टी एजेंसी सेंटर है, इसमें आईबी, रा, केंद्र राज्य पुलिस है, सुरक्षा बल है, सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इसमें जो प्रशिक्षण जैसे आधुनिक समय में क्या हो रहा है, साइबर वार की घटनाएँ ज़्यादा होती है, तो उसमें जो प्रशिक्षण होता है उसमें साइबर आतंक के खिलाफ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसी नई चीज़ें भी इसमें शामिल करनी चाहिए। इसमें नए-नए मतलब टूल शामिल होने चाहिए, तो वो आप पॉइंट लिख सकते हो। जाँच-पड़ताल के अंदर आप ये बता सकते हो कि 2008 में मुंबई हमलों के बाद एनआईए एक्ट और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जाँच की जाती है। मतलब इसका गठन किया गया था। 2008 के बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी का गठन किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जैसे जो भी मामले होते हैं, उनकी त्वरित न्याय प्रणाली होनी चाहिए, जल्दी से न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा और कौन से कदम हैं जो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं? जैसे हाल ही में जो नए कदम उठाए गए हैं वो है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें एनआईए का जो विस्तार है मानव तस्करी, जाली मुद्रा, साइबर आतंकवाद आदि तक भी किया गया है। इसके अलावा विधि विरुद्ध निवारण क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया है। और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड जो है उसमें संदिग्ध व्यक्ति है, वाहन है आदि सूचनाओं को एक साथ जोड़ना है, जिसमें एनआईए, एनसीआरबी, अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली है, साइबर राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र में यानी कई एजेंसी जो है ना, उनको एक साथ जोड़ा गया है ताकि ऐसी घटना घटे तो उससे पहले हम सावधान हो जाएँ। इसके अलावा जो आतंकवादी है, उन वित्त पोषण उनसे निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा पहले से ऑलरेडी कानून है, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसके बारे में हम और डिटेल में आगे जानेंगे। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, उसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो इसको भी आतंकवादी फंडिंग प्रतिबंध रोकने के लिए अच्छा मजबूत कानून बनाया गया है। एनआईए टेरर फंडिंग फेक करेंसी प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। ठीक है, ये कीवर्ड होंगे ना आपके पास तो आप लिखने के लिए आसानी इतना जैसे इतनी बढ़िया से हम पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ-कुछ याद रहेगा तो भी आप क्वेश्चन को सँभाल पाओगे। इसके अलावा आतंकवाद पर वैश्विक जो प्रयास है वो क्या है? जैसे यूएन महासभा के द्वारा 2006 में वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति बनाई गई है। 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंक रोधी क्रियान्वयन का कार्यबल का गठन किया गया है। शंघाई सहयोग संगठन काफ़ी चर्चा में रहता है, अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। क्षेत्रीय आतंक-रोधी संरचना का रेट्स का निर्माण किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है, आप जानते हो शंघाई शंघाई सहयोग संगठन में भारत शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद रोधी फोरम के द्वारा टेररिस्ट ट्रैवल इनिशिएटिव बनाया गया है। इसके अलावा ये आपने सुना होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में सुना होगा, जो कि क्या करता है धन शोधन व आतंकी वित्त पोषण पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। जैसे आपने चर्चा में देखा होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इनके बारे में आप बता सकते हो। तो ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। ये सेकंड टॉपिक है, पूरा हो चुका है। कल हम थर्ड टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है? और ये टू द पॉइंट है, याद रखना टू द पॉइंट सिलेबस है हमारा, उस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। बस इसमें आपको क्या ऐड करना है, जो नई चीज़ें चल रही है न्यूज़पेपर में, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में 1 साल के अंदर क्या घटना घटेगी। जैसे आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो आज से ही, जैसे आप में से बहुत सारे 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ 2024 की तैयारी कर रहे हैं या 25 में तैयारी करने वाले हैं। तो जैसे ये तो स्टैटिक पार्ट आपका हो गया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि न्यूज़पेपर में आप जो भी पढ़ते हो, उनको ऐड करते जाओगे, तो आपका जो सिलेबस है परफेक्शन उसमें आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आपकी ज़िम्मेदारी है वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद।